तो आज तारीख है 9 अक्टूबर, और 9 अक्टूबर की अगर पहली न्यूज़ की बात करें तो हर जगह फ्रंट पेज पे हम जानते ही हैं, टाटा की न्यूज़ है कि टाटा ने 68 साल के बाद 18,000 करोड़ की जो बिड थी वो लगाई है और एयर इंडिया को खरीद लिया है। बाय द वे ये याद रखना कि टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा ये बिड नहीं लगाई गई, ये लगाई गई है टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड टाटा के द्वारा ही ऑन की गई एक कंपनी है जिसने खरीदा है एयर इंडिया को। अब यहाँ हम थोड़ी बात कर लें तो 100% इन लोगों ने शेयर्स तो खरीद लिए हैं एयर इंडिया के, और जो एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग होती है उसके भी तकरीबन तकरीबन 50% शेयर्स खरीद लिए हैं। और वहीं हम अगर बात करें ना कि 141 एयरक्राफ्ट हैं जो इस समय है टाटा वो एयर इंडिया के पास में। उसके बाद में 173 डेस्टिनेशन है जिन पे ये एयरक्राफ्ट जाते हैं। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो तकरीबन 55 इंटरनेशनल ऐसी जगह है। एक सेकंड ना। हाँ, तो तकरीबन 55 इंटरनेशनल ऐसी जगह है जहां पे ये अपनी फ्लाइट को लेके जाते हैं। साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि एयर एशिया में भी तकरीबन 84% स्टेक है टाटा के, विस्तारा में भी 50% है। तो ओवरऑल अगर इंडिया की एयरलाइंस की बात की जाए ना तो 26.7% ओवरऑल इंडिया की एयरलाइंस की स्टेक इस समय टाटा के पास हो गए हैं। इंडिगो नंबर 1 पे और सेकंड नंबर पे टाटा है इंडिया में ओवरऑल एयरलाइंस की बात करें तो। अब एक चीज इसमें थोड़ा बहुत डाटा और आया है कि एयर इंडिया को चलाने के लिए ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की। तकरीबन 1,10,000 करोड़ रुपए है जो खर्च किया टैक्स पेयर्स का गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बचाने के लिए। बट वही है, हम लोग जानते हैं कि जब से एयर इंडिया में 2007 में इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया गया था तब से ये नीचे की जा रही थी। और 13 अक्टूबर 1932 को कराची से बेंगलोर उड़ा के लाए थे अपने जो मतलब टाटा ही थे, वही वही उड़ा के प्लेन लेके आए थे और उन्होंने ही एयर इंडिया शुरू की थी और आज लौट के उन्हीं पर वापस पहुंच गई है। तो दैट्स ऑल, ये एक न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया और चाइना की जो मैकमोहन लाइन है उसको लेके आई है। अभी वो क्या, हम लोगों ने देखा था कि चीन के जो सैनिक हैं वो लद्दाख में घुस आए थे, उसके बाद उत्तराखंड में अभी न्यूज़ आई थी। अभी हाल में कल अरुणाचल प्रदेश के पास भी आ गए थे, तवांग मोनेस्ट्री वाला पार्ट जगह है, वहां पे वो लोग घुस आए थे जो चाइना के सोल्जर्स हैं। हमारे इंडियन की जो फोर्स है उसके साथ में फेस ऑफ भी हुआ। हम लोगों ने चाइना के कुछ सोल्जर्स को डिटेन कर लिया था बाद में। हाँ, बाद में जब बात हुई तो छोड़ दिया 1-2 घंटे बाद, लेकिन कुछ समय के लिए हम लोगों ने डिटेन करके भी डाल लिया था। अब थोड़ा अगर तवांग मोनेस्ट्री की बात करें ना तो देखो, तवांग मोनेस्ट्री बेसिकली हिस्ट्री में हम देखते हैं तिब्बत का पार्ट था। 1981 में तवांग मोनेस्ट्री भारत में बनाई गई थी और 1914 में ब्रिटिशर्स को तवांग का पार्ट दे दिया गया था, शिमला अकॉर्ड में हम लोग देखते हैं। फिर 1962 में हम जानते हैं कि चाइना के साथ जब हमारी वॉर हुई थी तो चाइना ने तवांग का पूरा पार्ट जीत लिया था। लेकिन बाद में जब इंडिया और चाइना के बीच में और अकॉर्ड हुए तो चाइना ने अपनी फौज वापस ले ली थी और तवांग इंडिया को वापस दे दिया था। और अगर हम बात करें ना कि तवांग में ऐसी क्या क्या चीजें हैं तो बेसिकली हम देखते हैं बौद्ध की 24 फुट ऊंची मूर्ति है। बहुत सारे वहाँ पे जो मोनेस्ट्री के जिनको विहार बोले जाते हैं, बौद्ध विहार, 100 से ज्यादा बौद्ध विहार है जहाँ पे लोग रुकते हैं। दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और इंडिया की तो टॉप नंबर 1, इंडिया की नंबर 1 सबसे बड़ी मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री है। और सेबांग फेस्टिवल की बात कर लें, ऑरेंज फेस्टिवल की बात कर लें, ये सब के सब तवांग मोनेस्ट्री में ही होते हैं। और बाय द वे हम बात करें ना कि जो सेला पास है और नोरा पास है, इन पास के द्वारा हम लोग तवांग मोनेस्ट्री तक पहुंचते हैं। ब्रो, तवांग मोनेस्ट्री बहुत अच्छी जगह है। मैं एक बार गया हूँ तवांग मोनेस्ट्री। तो तुम ऐसे उठ के निकलोगे ना वहां पे, ये मान लो अगर तुम जनवरी फरवरी के टाइम पे जाते हो तो 1-2 बजे, अगर दोपहर के 1-2 बजे तक तो वहां पे अंधेरा हो जाता है। उससे पहले ही है तुम्हें निकलना पड़ता है। सुबह 2-3 बजे तक तो उजेला हो जाता है और 1-2 बजे तक अंधेरा हो जाता है वहां पे। और हर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में वहां बर्फ गिरती रहती है। बहुत बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत अच्छी। एक और बाय द वे, हाँ, एक चीज और है, जब 1681 में तवांग मोनेस्ट्री को बनाया गया था तब जो लामा गायत्सो है उनके द्वारा तवांग मोनेस्ट्री को स्थापित किया गया था। और ये किसके कहने पे लामा गायत्सो ने किया था? ये जो 5th दलाई लामा हुए थे उनके कहने पे किया था। बस दैट्स ऑल। और अभी हम जानते हैं जो अभी के दलाई लामा है वो भी तवांग मोनेस्ट्री होते हुए ही भाग के इंडिया में आए थे। जब तिब्बत पे चाइना ने इन्वेट किया था तब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो भाग के इंडिया में आ गए थे। एक नेक्स्ट न्यूज है, जो गवर्नमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट होती है। देखो,
ज्यादातर ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पहले किससे भरी जाती थी, यूपीएससी से भरी जाती थी, यूपीएससी पे ही रहती थी पोस्ट। तो अब हम देखते हैं धीरे धीरे यूपीएससी की टॉप पोस्ट है ना, वो भी ये लोग प्राइवेट तरीके से भरने लगे हैं, अब यूपीएससी नहीं भरते उनको। जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी है तो गवर्नमेंट ने अभी अभी में 51 लोग ऐसे चुने हैं जिनको ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट में रखा गया है, जो कि प्राइवेट तरीके से चुने गए हैं। मतलब केवल सरकार ने इंटरव्यू ले लिया और उस इंटरव्यू के बेसिस पे इन लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना भी दिया गया है। बाय द वे ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब कहीं से भी उठा लिए, उनमें भी ऐसे हैं कि हाँ आईएएस आईपीएस रह चुके हैं, उनको एक अनुभव है इतने साल का ये वो, तो उनमें से ही चुना गया है। बट ये नियुक्त करना, जो नियुक्त करना है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे, ये नियुक्त करने का काम यूपीएससी का था, जो अब गवर्नमेंट खुद करने लगी है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है नोबेल पीस प्राइज को लेके। तो हम जानते हैं कि रशिया के दिमित्री हैं और फिलीपींस की मारिया हैं, इन लोगों को जर्नलिस्ट के लिए इस साल का नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है। और मतलब फ्री जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही जर्नलिज्म होता है। जर्नलिज्म ही एक अच्छा जर्नलिज्म ही लोगों तक सही योजनाओं पहुंचाता है, सही चीजों को पहुंचाता है, सही डाटा को पहुंचाता है, और वही चीज है जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है और समाज में शांति स्थापित करने में मदद करता है। क्योंकि जब तुम सही लोग चुनोगे अपने लिए, तुम्हारे पास में सही डाटा होगा लोगों को लेके, तभी तुम समाज में सही तरीके से शांति को स्थापित कर पाओगे। तो इसके लिए ही दिमित्री और मारिया को इस साल का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। और फिर बाकी हम इंडिया की तो जानते ही हैं भाई, इंडिया की तो जर्नलिज्म बहुत बुरा है, इंडिया को तो मिलना ही नहीं मुझे लगता है। क्योंकि हम लोगों ने कल भी देखा कि टाइम्स नाउ ने कह दिया कि जो हमारे इंडिया के सीजीआई हैं वो लखीमपुर के लोगों से मिले हैं। झूठा ही कर दिया भाई बिल्कुल। फिर सीजीआई ने उधर से कहा, सीजीआई यहाँ पे कोर्ट केसेस वगैरह देख रहे थे उसी टाइम पे, उन्होंने कहा तो फिर वही टाइम्स नाउ फिर माफी मांगता घूमा। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करें नोबेल पीस प्राइज की। तो हम देखते हैं कि नॉर्वे में ओस्लो में दिया जाता है ये नोबेल पीस प्राइज। बाय द वे बाकी के सारे हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिए जाते हैं स्वीडन में। ये एक अकेला नोबेल पीस प्राइज ही है जो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में। और 1901 से ये देना शुरू किया गया था। और हेनरी डूरेंट पहले ऐसे आदमी थे जिनको ह्यूमन जो असिस्टेंस के लिए पहली बार नोबेल पीस प्राइज मिला था। और बाय द वे लोग ये तो जानते हैं कि पहला नोबेल पीस प्राइज हेनरी डूरेंट को मिला था, बट लोग ये नहीं जानते बहुत से कि हेनरी डूरेंट को अकेला नहीं मिला था उस साल। 1901 में हेनरी डूरेंट के साथ में पैसे भी थे जिनको मिला था, उनको इंटरनेशनल पीस के लिए मिला था। तो दैट्स ऑल, बस यही न्यूज है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है आरबीआई के द्वारा कि आरबीआई ने जो आईएमपीएस है, आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएटली पेमेंट सर्विसेज, मतलब ऑनलाइन तुम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को पैसे भेज रहे हो तो। और तो आईएमपीएस की लिमिट को 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख करने का फैसला लिया है कि भाई ये ना कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो लोग करते हैं उनको 5 लाख तक कर देंगे और तुरंत के तुरंत हो सकेंगे, आधे आधे घंटे में पैसे पहुंच जाएंगे, मतलब आधे घंटे में उन लोगों का फैसला हो जाएगा और बहुत सरल तरीका हो जाएगा पैसे, और इसका कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें की जा रही। और अभी भी हम लोग 2 लाख तक तो भेज ही लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, अब इसको लिमिट को बढ़ा के 5 लाख की जा रही है, बस दैट्स ऑल, इतनी नहीं। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि आरबीआई की ही मॉनेटरी पॉलिसी भी निकली है बाय द वे कल। तो उसमें जो हम देखते हैं रेट होती है ना, अलग अलग रेट। जैसे हमारी इस समय इंडिया की बेस रेट चल रही है 7.3%, एमसीएलआर चल रही है 6.55%, सीआरआर चल रही है 4%, एसएलआर 18%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। तो इन रेटों को आरबीआई ने आठवीं जो मॉनेटरी रिपोर्ट निकली है अभी, पिछली 8 रिपोर्ट से आरबीआई ने चेंज नहीं किया है। और ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि हम लोग देख रहे थे 2019 में आरबीआई हर महीने दनादन चेंज करने में लगा था, और यहाँ पिछले 8 महीने हो गए अभी तक कोई रेट में चेंज नहीं किया गया है। और मॉनेटरी पॉलिसी उसकी बात करें रिपोर्ट की, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा निकाली जाती है जो कि आरबीआई के अंतर्गत काम करती है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश को 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाला है और पीएम आज उसको इनॉग्रेट करेंगे बाय द वे। हाँ, हम देखते हैं एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में लखनऊ में है, दूसरा वाराणसी में है और तीसरा कुशीनगर में बनने वाला है। और बाय द वे अगर बात की जाए इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य के पास में है, तो वो केरल के पास में है। केरल के पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यूपी को तो अभी 3rd मिल रहा है, 4th की तो कुछ आशा ही नहीं है, पता नहीं कब। एक नेक्स्ट न्यूज आई है चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर को लेके, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारे इंडिया की चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है।
तो उनका जो टेन्योर था 3 साल का वो खत्म हो गया है। और बाय द वे वो अब इस्तीफा देने वाले हैं, उनकी जगह कोई नया आएगा जो करेगा। और उनको द्वारा एक बुक भी लिखी गई है जो जिसका नाम है काउंट्स लिटरेचर चैलेंज फॉर द मोदी। तो ये बुक है जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा ही लिखी गई है। और 2009 तक हम लोग देखते हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यूपीएससी नियुक्त करता था, आज वो केंद्र सरकार नियुक्त करती है। तो हम ये भी देख रहे हैं ना, हमने अभी एक न्यूज की और बात की कि यूपीएससी की बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिन पे अब यूपीएससी नियुक्त नहीं करता, उन पे अब केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ये भी चेंज होता जा रहा है। और भाई ये केंद्र सरकार टेम्परेरी बेसिस पे करती है कि नहीं सही लगा तो केंद्र सरकार का जब मन होगा तब हटा देंगे। यूपीएससी नियुक्त करता था तो भाई जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक बंदा हटने से रहा, तो ये सीन हो जाते थे। एक नेक्स्ट न्यूज आई है रमीज राजा को लेकर। रमीज राजा हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके अध्यक्ष रहे थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनका कहना ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से आईसीसी इतने दबाव में है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का कोलैप्स करता जा रहा है। तो इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी चली कल। ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है बाय द वे न्यूज, ये बस मैंने डाल दिया ऐसे ही, क्योंकि कंट्रोवर्सी अगर एक हद से ज्यादा हो रही है तो हमें जानना जरूरी होता है कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है न्यूज में। तो वही है कि हम जानते हैं कि आईसीसी को ज्यादातर फंडिंग कौन देता है, इंडिया देता है, क्योंकि इंडिया में ही क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है और इंडिया में ही फंडिंग बहुत ज्यादा मिलती है क्रिकेट को। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो उसको तो खुद के ही एक्सपेंसेस के लिए आधे पैसे आईसीसी के द्वारा मिलते हैं अलग अलग फंड से। तो इन सब के चलते हुए रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडियन गवर्नमेंट बर्बाद करवा रही है। दफा एक नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशनल ग्रीन स्कीम को लेकर। पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है क्या। तो नॉर्थ ईस्ट की बात हुई, यूनियन टेरिटरीज की बात हुई। देखो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी राज्य है उनकी बात कर लें, यूनियन टेरिटरीज की बात कर लें, या जो 4 हिमालयन स्टेट है हमारे पास में उनकी बात कर लें। इन सब में वेजिटेबल फ्रूट्स ऐसी वैरायटी ऑफ चीजें उगती हैं जो केवल उन्हीं इलाकों में पाई जाती है जिनकी इंटरनेशनली मांग बहुत ज्यादा है। तो ऐसी चीजों को इंटरनेशनली बेचने के लिए, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चलाया था। तो बस अभी तो यही है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क को हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन से कुछ चीजें बेची जा रही है। बस न्यूज में तो इतना ही है, लेकिन ऑपरेशनल ग्रीन स्कीम न्यूज में है तो हमें बस जानना जरूरी हो जाता है कि ये स्कीम क्या है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो जीएसटी कंपेंसेशन के बारे में आई है कि कल केंद्र सरकार ने तकरीबन 40,000 करोड़ का जो जीएसटी कंपेंसेशन है जो राज्यों को दिया जाता है हर साल जब से जीएसटी लागू हुआ है 2017 से, तो वो निकाल दिया है। बाय द वे जीएसटी कंपेंसेशन उस चीज को कहते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को जो अपने जीएसटी में जीएसटी मतलब राज्यों के पास जो कर आता था, कुछ राज्य भी अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाते थे, बट जीएसटी लागू हुआ तो बहुत सारे टैक्स खत्म हो गए। तो जो राज्यों के टैक्स डेफिसिएट आ रहा था उसको पूरा करने के लिए जीएसटी कलेक्शन के बाद उसमें से पैसे निकाल के केंद्र सरकार राज्यों को कंपेंसेशन के रूप में दे देती थी। लेकिन ये केवल 5 साल के लिए था अनुबंध, और वो 5 साल पूरे होने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी आगे के लिए तो कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है, जो कि असलियत में बोले तो हो जाना चाहिए, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार में हम लोग नहीं चाहते कि आपस में दबाव बढ़े या आपस में कोई किसी प्रकार का छीना झपटी टाइप की हो या किसी भी जूझ हो एक तरीके से बोले तो। देखते हैं। तो अभी तो बस ये है कि इस साल का कंपेंसेशन केंद्र सरकार के द्वारा दे दिया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की तरफ से कि उसने एक डाटा लॉन्च किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो पीएम केयर है, पीएम केयर से जो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिए हैं कोविड में, उनके लिए हर बच्चे के हिसाब से 10 लाख रुपए निकाले गए हैं, जिनमें 23 साल तक उनकी एजुकेशन, और फिर अगर वो हायर एजुकेशन करने चाहेंगे तो उनके लिए भी एक फंड बनाया जाएगा। 10 लाख रुपए फंड हर बच्चे के लिए खर्च किए जाएंगे। अब बाय द वे पीएम केयर में कितना पैसा है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ किया उसी से जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अब देखो कि पीएम केयर्स कितना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, कितना पैसा निकाला गया इसमें इस योजना के लिए ये भी नहीं बताया गया। तो पीएम केयर के ऊपर भी इन सब चीजों को लेकर काफी उंगलियां उठती रहती हैं। एक नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड कॉटन डे को लेके कि हम देखते हैं 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे था, मैं कवर करना भूल गया था तो मैंने सोचा आज कवर कर दें। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है एचएसी को लेके कि हाई एम्बिशियस कोआलिशन जो होता है वो अभी साइन किया गया है फ्रांस और इंडिया। फ्रांस में जाके इंडिया के हमारे जो डिप्लोमेट है उन्होंने साइन किया है। अब देखो ये है क्या, एचएसी एक 70 देशों का ग्रुप है
जो कि लैंड और ओशियन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए साथ में काम करते हैं। तो इनके भी अपने कुछ टारगेट्स होते हैं, जो टारगेट्स को पूरा करना होता है अलग अलग ईयर के लिए। तो दैट्स ऑल, बस इंडिया भी इसका भाग बन गया है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत कुछ नहीं है, बस HAC क्या है इतना पता होना चाहिए, और इंडिया इसका भाग बन गया है। That's all। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, न्यूज क्या है, यहाँ से हमारे एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो एक एडिटोरियल आया है माइनॉरिटी को लेके जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं जो माइनॉरिटी सिविलियंस हैं उनको इस समय टारगेट किया जा रहा है, और तकरीबन 7 लोग ऐसे हैं जिनकी पिछले 4-5 दिन में मृत्यु हो गई है, और खास करके जिसमें हिंदू पंडित लोग हैं और सिख लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान में भी उनको टारगेट किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि हाँ ऐसे सरकार की मदद कर रहे हैं, तो उन लोगों को मारा जा रहा है। अब ये जो चीज है ना, देखो इसमें, देखो वैसे हमें किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हर हर धर्म के लोग, धर्म से इसमें फर्क ही नहीं पड़ता, ये लोगों की मेंटेलिटी होती है कि वो आतंकवादी बन जाते हैं। बट इसमें इस्लामिक टेररिज्म वर्ड का यूज किया गया है इस आर्टिकल में, और यही सब कहा गया है कि जो माइनॉरिटी है उनके प्रति इस्लामिक टेररिज्म ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं पहले टाइम जैसे था, पहले भी माइनॉरिटीज को बहुत बार मारा गया है कि जम्मू कश्मीर में, वो चीज फिर से होना शुरू हो गई है, जिसके तरफ हमारे प्रशासन का ध्यान, तो चलो ठीक है प्रशासन इसके लिए काम कर रहा है, हमारे LG से बात भी की गई है, हमारे प्रधानमंत्री ने की है, लेकिन जो मीडिया कवरेज वगैरह है वो सब उतना नहीं दिया जा रहा। लोगों में अनभिज्ञता है इन चीजों को लेकर कि ये चीजें फिर से शुरू हो रही है। वहीं प्रशासन असहिष्णु होता जा रहा है एक तरीके से बोले तो। वही है ना, जो भी लोग प्रशासन ने अभी क्या कहा है कि जो भी लोग जम्मू कश्मीर में हिंसा में जुड़े होंगे उन लोगों को जम्मू कश्मीर में अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा, चाहे सरकारी नौकरी क्यों ना हो। जब तुम ऐसी बातें करते हो, या जो सिविल सोसाइटी को जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी, देखो किसी भी सोसाइटी में हम देखते हैं शांति बनाए रखने के लिए वहां की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, जो लोकल पॉलिटिकल लीडर है, उनको हमें साथ लेके चलना पड़ता है। उसको सरकार साथ में लेके चल नहीं रही इस समय। ऊपर से केंद्र सरकार के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि मतलब हमें ऐसा लगा भी है कि तुम हिंसा में कहीं से भी लिप्त हो तो तुम्हारी सरकारी नौकरी क्यों ना उसको खत्म कर दिया जाएगा। देखो टेररिज्म एक रेडिकल आइडियोलॉजी है जिसकी तरफ यूथ ज्यादातर अट्रैक्ट होता है, और यूथ क्यों अट्रैक्ट होता है, वहां के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों की वजह से। अगर हम सामाजिक समाज को ओवरऑल ऊपर बढ़ाते हैं, वहां के राजनेता हैं जो लोगों को समझाते हैं कि ऐसा ना करें, वहां के आर्थिक स्थितियों को ज्यादा सुदृढ़ बनाते हैं, तो हमें किसी को डराने, किसी को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी करना पड़ता है। और अभी अगर जैसे हम डरा धमका भी रहे हैं कि ये सब नहीं करेंगे, टेररिज्म नहीं, ये वो, तो ये चीजें ज्यादा वर्क नहीं करती जब तक वहां की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं हो जाती। तो ओवरऑल इसमें यही लिखा गया है कि केंद्र सरकार की जो अप्रोच है इन सबको लेके, वो अप्रोच सही नहीं है। इस अप्रोच को बदलने की जरूरत है, वहां के लोकल लीडर्स को साथ में लेके चलने की जरूरत है, उन लोगों में एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है, उन लोगों में सामाजिक ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, और वहां की आर्थिक स्थितियां सुधारने की जरूरत है। टेररिज्म में जितने भी लिप्त लोग हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल, बस यही था इस एडिटोरियल में। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है क्वासी फेडरलिज्म को लेकर। देखो भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हम फेडरल स्टेट है और यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन भारत में जैसी स्थितियां चल रही हैं हम लोग क्वासी फेडरल होते जा रहे हैं। तो क्यों ना संविधान में एक संशोधन करके क्वासी फेडरल बना ही दो, ये सब लिखा हुआ है इस एडिटोरियल में। देखो भारत में हम क्या देखते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन में मल्टी इथनिक, मल्टी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, अलग अलग डाइवर्स लोग हैं, सब लोग एक साथ में मिलकर रहते हैं। जब हम बात करते हैं ना कि कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए कि कल्चरल हेट्रोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब एक प्रकार का कल्चर होना चाहिए कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए कल्चर में, कैसे कल्चर में हम लोग फेडरलिज्म को इम्पोज करते हैं। तो हम ज्यादातर देखते हैं जिस कल्चर में डाइवर्सिटी होती है वहीं पे हम फेडरलिज्म के सिस्टम को इम्पोज करते हैं। लेकिन आजकल सरकार क्या कर रही है, उनका कोशिश है कि कल्चर में होमोजेनिटी को पैदा किया। हम लोगों ने अपनी कल्चरल हेट्रोजेनिटी को देखते हुए स्टेट, यूनियन, कंकरेंट लिस्ट बनाई थी, और हम देखते हैं कि जो राजनीतिक उपक्रम है जिस हिसाब से इस समय चल रहे हैं इंडिया में, उन राजनीतिक उपक्रमों की वजह से फेडरल सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि आपस के दो राज्य हैं, बात कर लो
तो दो राज्य के पुलिस ऑफिसर्स के बीच में गोलियां चल गई थी। हम लोगों ने देखा था मेघालय और असम के बीच में आपस में लोग, पुलिस ऑफिसर्स ने एक दूसरे को मार डाला था। वहीं हम बात करते हैं कि हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में ऐसे ऐसे बिल पास हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के, वो बिल पास किए जा रहे हैं और उनको हम कह रहे ना, वो बिल के लिए डिबेट नहीं हो रही है, डिस्कशन नहीं हो रहा है, और वो बिल धड़ाधड़ धड़ाधड़ पास होते चले जा रहे हैं। और वो बिल इम्पोज किस पे किए जा रहे हैं कि पूरी की पूरी इंडिया पे इम्पोज किए जा रहे हैं। तो ये चीजें भी इंडिया में हमारे फेडरल सिस्टम को बिगाड़ रही है। जो सेंट्रलाइजेशन करने की जो टेंडेंसी है वो हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से धीरे धीरे आई है। और देखो सच बात तो ये भी है कि फेडरल इक्वलिटी की अपन कितनी भी बात कर लें, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी हमारे इंडिया में देखा था कि सेंटर को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, मजबूती दी थी, क्योंकि हमारे भारतीय निर्माता चाहते थे कि एक स्ट्रांग नेशन बने, और एक स्ट्रांग नेशन के लिए एक स्ट्रांग सेंटर की जरूरत होती है। बट उन लोगों ने संविधान की जो खूबसूरती रखी थी कि स्ट्रांग सेंटर होते भी हम लोग एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करके चलते थे, वो खत्म होता जा रहा है। हम चाहे बात कर लें ब्यूरोक्रेट्स की, चाहे जुडिशियरी की बात कर लें, वही कहा जाता ना कि ये जो ऑपरेशनल यूनिट्स है इनमें भी रिफॉर्म की जरूरत है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये भी ज्यादातर प्रो यूनियन होती जा रही है इन कंपेयर टू स्टेट्स। हम देखते हैं सेकंड हाउस कौन सा, राज्यसभा, मतलब जिसको बिगर हाउस बोला जाता है बाय द वे। सेकंड हाउस जो राज्यसभा है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है केंद्र सरकार में, बट वो भी एक तरीके से कुछ नहीं कर पा रहा। जब बिल आते हैं तो वहां से भी पास हो जाते हैं, वो केवल बिल पास करने की काम कर रहा है। फेडरलिज्म में जो एक्टिव रोल निभाने की बात आती है वो नहीं निभा पा रहा राज्यसभा हाल के समय में। इसीलिए इस पूरे आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हम लोग फेडरल से क्वासी फेडरल हो चुके हैं, तो उसको आधिकारिक रूप से भी क्यों नहीं बोल देते, और आधिकारिक बना देना चाहिए। कम से कम ये सारी डिबेटें जो फेडरलिज्म के आगे पीछे उठती हैं और जो अलग अलग प्रकार की चीजें चलती है, प्रोपेगेंडा लोग इनको लेके चलाते हैं और इंडिया में लोगों को और ज्यादा भ्रमित करते हैं, कम से कम वो सारी चीजें होना बंद हो जाएगी। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 9 अक्टूबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।